नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि जिंदगी में अगर जुनून आपका जीतने का हो तो आप कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से सेट कर रखा होता है कि मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे उन ऊंचाइयों पे पहुंचना है जहां तक आप देख सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि आप अगर कोशिश करें तो वहां पर पहुंच भी सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, शैलेश मटियानी जी के बारे में, जो भारत का कहा जाता है कि अभागा गोरकी था। एक बच्चा जिसने महज 12 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया है और उसे 2 जून की रोटी के लिए बूचड़ खाने में काम करना पड़ रहा है। उस बच्चे ने लिखने का ऐसा जुनून है कि वो 13 वर्ष की उम्र में ही कविता लिख डालता है। इतना ही नहीं, 15 वर्ष की उम्र में वो अपनी पहली किताब भी लिख देता है। इस हतभाग्य नायक का नाम है शैलेश मटियानी, जिन्हें साहित्य की दुनिया का अभागा गोरकी भी कहा जाता है। शैलेश मटियानी के कृतित्व के संबंध में लेखक व संपादक राजेंद्र यादव की ये टिप्पणी मानी खेज हैं। मटियानी हमारे बीच वह अकेला लेखक है जिसके पास 10 से भी अधिक नायाब और बेहतरीन ही नहीं, कालजयी कहानियां हैं, जबकि अमूमन लेखकों के पास 2 या फिर 3 हुआ करती हैं। कोई बहुत प्रभावशाली हुआ तो हद से हद 5 होती हैं। शैलेश मटियानी का लेखन जितना उजला था, उनकी निजी जिंदगी में उतना ही अंधेरा था। बचपन में ही माँ बाप का प्यार ना मिला। माँ बाप को खो देने के बाद उन्हें भूख और छत का जुगाड़ करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनका अतीत उनसे इस तरह चिपका था कि एक लेखक के रूप में वे जब स्थापित हो रहे थे, तब भी लोग बाग उनकी प्रतिभा को उनके अतीत से जोड़कर ही शाब्दिक परितोषित देते थे। विष्णुआ पिता का नाम विष्णु जुआरी और शेर सिंह चाचा बूचड़ का लौंडा कवि लेखक बन गया। अतीत के सपने, इन्हीं अनुभवों पर उन्होंने जुआरी का बेटा और बूचड़ का भतीजा नामक कहानियां भी लिखी। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनका लेखन कर्म व निजी जीवन की जन्मभूमि अल्मोड़ा में पुष्ट ना हो पाएगा, तो उन्होंने अल्मोड़ा से प्रयागराज, प्रयागराज से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली और दिल्ली से अंततः मुंबई की यात्राएं की। उन्हें बार बार रहने के लिए जगहें इस वजह से भी बदलनी पड़ रही थी कि वे ना तो कोई जगहों पर उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी और ना ही उन्हें जीवन रस अर्थात लेखन का उचित आनंद मिल रहा था। इन यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा स्मरण पर्वत से सागर तक में भी बयान किया है। इस यात्रा संस्मरण में वे लिखते हैं कि उन्होंने बूचड़ खाने में मांस काटने से लेकर के बंबई के श्री कृष्णपुरी हाउस में जूठे बर्तन उठाने का काम भी किया करते हैं। मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक सेठ के घर पर घरेलू नौकर का काम भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुलीगिरी भी की। पैसे की एक बार इतनी तंगी थी कि उन्होंने अपना खून तक भी बेचा। बेचे गए खून के पैसे में दलाल का हिस्सा भी था, जो जानबूझकर मुंबई की गलियों में रात में घूमते ताकि गलती पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर हवालात में बंद कर दे। इससे उन्हें जेल में खाना, रहने की छत और किए गए काम के बदले भत्ता भी मिल जाता था। उन्होंने मुंबई में चाट हाउस के दुकान पे भी काम किया, ढाबे पर जूठे बर्तन धोए, ग्राहकों को चाय भी दिया। वह रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर भी सो जाया करते थे। उनके जीवन में घटित होने वाला ये घटनाएं का प्रभाव उसके लेखक में भी परिलक्षित होता है। मुंबई में रहने के दौरान उन्होंने अपराध और अपराधियों को नजदीक से देखा था। अपने इन्हीं अनुभवों को उन्होंने बोरीवली में बोरी बंदर का उपन्यास भी शक्ल दी है। इस उपन्यास का एक अंश प्रस्तुत है। सेठ लोग 1000 मनुष्यों का रक्त निचोड़कर कुछ चांदी के टुकड़े पशुओं के लिए गौशाला, धर्मशाला बनाने को दे दे तो उनकी दया, धर्म, कीर्ति की दुर्लभ चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। पर गरीब अपने प्राणों की आहुति देकर भी मानवता के आदर्शों की रक्षा करता है तो कहीं चर्चा तक
नहीं होती। सेठ हजारों के गले में स्वार्थ की छुरी फेर देते हैं, सरेआम इंसानियत को कत्ल कर देते हैं। वह केवल रोजगार दिखाई देता है। गरीबी गंजी फ्रांक बेचकर 4 आने कमाने की कोशिश करे, वह कानून की दृष्टि में अपराधी है। सेठ के पुण्य और गरीब के पाप दोनों तिल से तोड़कर बनकर समाज के सामने आते हैं। शैलेश मटियानी ने अपने भोगे हुए यथार्थ को ही अपने लेखन का विषय बना लिया था। उनके लेखन का मजबूत पक्ष कथ्य और संवेदना है। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं उस रचना के पात्र हैं। स्त्रियों के लिए भी उनके मन में गहरी संवेदना थी। यूं तो स्त्रियों पर बहुत लोग लिखते हैं, मगर ज्यादातर लेखक प्रेयसी और उनके प्रेम को केंद्र में रखते हुए लिखते हैं। लेखन शैलेश मटियानी ने अपनी पत्नी को केंद्र बिंदु मानकर अर्धांगिनी जैसे शाहकार कहानी रची है। इस कहानी का एक अंश प्रस्तुत है। सारा बंटाधार गाड़ी ने किया था, नहीं तो दिया जलाने के वक्त तक गांव के बैठे वह पांव होते। ट्रेन में ही अनुमान लगा लिया था कि वो हो सकता है गोधुली में रहकर लौटती गाय बकरियों के साथ साथ ही खेत जंगल में वापस होते। घर के लोग भी दूर से ही देखते हैं, ये नैन सिंह सूबेदार जैसे चले आ रहे हैं। खास तौर पर विभुआ की माँ तो सिर्फ धुंधली सी आभा मात्र से पकड़ लेती थी। कहीं रमुआ के बाबू तो कहीं सरप्राइज विजिट मारने के चक्कर में ठीक ठाक तारीख भले ही नहीं लिखी, मगर महीना तो यही दिसंबर का लिख दिया था। तारीख ना लिखने का मतलब तो हुआ कि वह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब देखें। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में आंखों से आंसू छलक आते हैं जब ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग बताते हैं। शैलेश मटियानी निर्मल वर्मा के बाद ऐसे दूसरे रचनाकार हैं जो रचना छापने से पूर्व प्रकाशकों से सीधा ही पैसे की बात करते थे। इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र मौजूद है। दरअसल हिंदी अकादमी द्वारा 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानी प्रोजेक्ट के लिए कहानियों का चुनाव करना था। इसी सिलसिले में इस प्रोजेक्ट का राजेंद्र यादव व अर्चना वर्मा के साथ हिस्सा रही लेखिका कविता ने शैलेश मटियानी से उनकी अंश में छपी कहानी अर्धांगिनी को प्रोजेक्ट में छापने जाने के लिए अनुमति मांगी। इस पर शैलेश मटियानी ने अपने पत्र के माध्यम से उनसे एक सवाल पूछा, पैसे कितने मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। दरअसल शैलेश मटियानी ने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को देखा था और उन्हें रुपये पैसे की कीमत का बखूबी पता था। जिस मौसमिक गोरफी के से उनकी तुलना की जाती है, उन्होंने भी लेखन पाठन धन के संबंध में अपना पक्ष रखा है। लेखक हवा में महल खड़े करता है, पाठक उस महल में रहते हैं, मगर उस महल का किराया प्रकाशक वसूलता है। अगर शैलेश मटियानी के लेखन कर्म की बात करें तो उन्होंने लगभग 30 कहानियां संग्रह, 30 उपन्यास, 13 वैचारिक संबंध कृतियां, 2 संस्मरण और 3 लोक कथाएं लिखी हैं। संघर्षों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करने वाले शैलेश मटियानी का अंत ही बेहद पीड़ा में ही हुआ। अपने छोटे बेटे की भू माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने के बाद वह अवसाद में चले गए। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त रहने लगे। उन्हें मानसिक दौरे भी पड़ने लगे। उन्हें स्थायी रूप से सिर दर्द भी रहने लगा। अंततः सिर दर्द की एक रहस्यमयी बीमारी से 24 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद भी वो पाठकों की स्मृति में ताजा रहे। साहित्यकार प्रकाशक मनु अपने इस संस्मरण में भी ठीक लिखते हैं, मटियानी जी आप अब नहीं हैं, उन्हें गुजरे कोई 20 बरस हो गए हैं, पर इसके बावजूद हिंदी कथा जगत में एक ऐसा शिखर कथाकार के रूप में मटियानी जी का होना यह साबित करने के लिए काफी है कि कथा साहित्य में अपना भी पाठक की सत्य आलोचना से कहीं बड़ी है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते हैं जो इतनी मेहनत करने के बावजूद अपने आप को बदल दें। ईश्वर हर किसी को हीरा बनाता है, लेकिन जो घिसता है, जो मेहनत करता है, वही चमकता है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।